हॉरिजॉन्टल कर्व्स के अंदर उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट ट्रैक, ट्रांजिशन एंड सर्कुलर। ट्रांजिशन जोन के बाद वाला जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसमें रेडियस ऑफ द कर्व की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो उसके चलते स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो इजीली वहाँ पे ट्रेवल करता हुआ, या यूं कह सकते हैं स्पीड ऑफ द व्हीकल को कांस्टेंट के साथ में मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट यही एक उसका प्लस पॉइंट है जिसके चलते उसको इजीली कंस्ट्रक्ट करना या इजीली उसको बना पाना हमारे लिए हो पाता है, इसीलिए हम लोग सर्कुलर आर्क को उसमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जोन के अंदर सुपर एलिवेशन वेरिएशंस के साथ में मिलता है, उसके बाद में हमको स्पीड भी वेरिएशंस के साथ में आता है, रेडियस ऑफ द कर्व भी वेरिएशंस के साथ में मिलता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जोन होता है। इनफैक्ट वही एक ऐसा जोन है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ उसमें चेक करना होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कर्व है हमारे पास में वो है वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल कर्व्स के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन चेक करते हैं या उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको चेक करते हैं, तो एक सिंपल से एग्जांपल से उनको रिलेट कर सकते हैं कि वर्टिकल कर्व्स के लिए जैसे कि अगर हिली एरिया में हमें जाना है तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइकिल से हुआ, स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, तो इन सब में से जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी या जितनी ज़्यादा पावर होगी उसके बेसिस पे ही टॉप तक इजीली पहुंच पाना हमारे लिए हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब भी कभी वर्टिकल कर्व्स का कंसेप्ट जब डील किया जाता है तो हम लोग एक पॉइंट है जिसको हम लोग जरूर कंसिडर करते हैं, और वो होता है हमारे लिए पावर ऑफ द व्हीकल या कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल या ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द व्हीकल। जब तक ये सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि हम लोग हाई स्पीड से मूवमेंट या एक्चुअली वहाँ पे मूवमेंट करने में कैपेबल हो सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो उसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक व्हीकल यहाँ रखते हैं और इसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, अब इसी व्हीकल की जब बात करेंगे तो इसमें mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही है, ठीक है, ये तो एकदम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बेसिस पे आएगा, लेकिन इसी बॉडी के ऊपर अब एक फोर्स और अटैक करना स्टार्ट कर देता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, दैट इज mg sin थीटा। और अब इसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ है जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बस काम करता हुआ चलता है। अब इस बॉडी के ऊपर जैसे ग्राउंड पे देखते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कैपेसिटी के साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई देगा। सेम इसी बॉडी को जब यहाँ रखते हैं तो अब इसमें रिजल्ट ये होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स आ चुका होगा, तो फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है अब वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा या स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जितनी ज्यादा स्लोप होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो फॉरवर्ड आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। हम लोग जो एक वर्ड ग्रेडियंट में डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है कि जिसमें सारी कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल को हम लोग जब कंज्यूम कर चुके होते हैं उसके बाद में जो ग्रेडियंट मिलता है दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट। लेकिन ऑफ कोर्स इस ग्रेडियंट को हम लोग जब भी डिसाइड करेंगे तो इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया mg sin थीटा से ही मिलेगा, और साथ में हम लोग एक पावर ऑफ द व्हीकल से उसको रिलेट करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रोड व्हीकल की बात करते हैं तो रोड व्हीकल और दूसरा हो गया ट्रेन्स के लिए बात करें तो दोनों में से जो वेट का कंपोनेंट है या वेट है, तो जो फोर्स mg जो हमें मिलेगा डेफिनेटली वो रेलवे में ज़्यादा होगा। अब जिसमें जितना ज़्यादा फोर्स जितना ज़्यादा मास होगा, mg फोर्स का मैग्नीट्यूड mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, तो दोनों में से स्लोप का अगर कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली उस केस के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर स्लोप का मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू हाईवे हमेशा कम ही होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ज्यादा है mg, उसका mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, तो उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो इसके लिए कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी के चलते थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मिलता है कि रेलवे के अंदर जब स्लोप की हम बात करते हैं तो एज कंपेयर टू हाईवे स्लोप का मैग्नीट्यूड हम लोगों को कम मिलता है। तो अभी तक बस एक कंसेप्ट है कि किसी भी बॉडी को जब ग्रेडियंट पे रखते हैं तो डेफिनेटली इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ mg sin थीटा। वो mg sin थीटा फोर्स है जो उसमें अटैक करेगा, और उस बॉडी के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हम लोगों को एक कैपेसिटी मतलब उसको आगे मूवमेंट करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पावर की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी पावर दोगे उतना ही वो आसानी से फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है। इनमें जो ग्रेडियंट डिफाइन हुआ रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट को डिफाइन इस तरह से करेंगे जिसमें मैक्सिमम ग्रेडियंट जिसके अंदर सारी कैपेसिटी
व्हीकल का कंज्यूम हो चुका होगा, दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, और उसी ग्रेडियंट को हम लोग कोड में अगर लिख देते हैं और उसके बेसिस पे जो स्पीड मिलती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज अ डिजाइन स्पीड, या डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द mg sin थीटा एंड पावर ऑफ द व्हीकल। ठीक है, इसी के बाद में फर्दर हम लोग उसको इस तरह से रिलेट करते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन हम लोगों को सपोज ऐसे दिखाई दे। ठीक है, अब इसमें सेम उसी व्हीकल की बात करते हैं। लेट्स से ये हो गया mg, हम लोग हमारे डिस्कशन के लिए एक वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू, एक थीटा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गया जिस वैल्यू पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल हम लोग कंज्यूम करने के बाद में मूवमेंट करने में कैपेबल है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो शायद हम लोग, ये हो सकता है इसको रूलिंग ग्रेडियंट है तो इसको एकदम फिक्स कर देते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू थीटा डिग्री। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, इससे कम होगा तो मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब एक इस तरह का एक सपोज कोई पाथ है जो हमें वहां पे मिलता हुआ जाएगा। इस पाथ के अंदर हम लोग अगर इसको चेक करें तो मिड पॉइंट से यहां तक जाने के लिए डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जोन के अंदर यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग ये कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर है वो उतनी ही है जितनी रूलिंग ग्रेडियंट है। तो क्या इस व्हीकल को मिड पॉइंट पे लेके आए और वहां बंद कर दिया, अब उसके बाद उसे चलाना चालू करें तो क्या ये दूसरी साइड पहुंच जाएगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स वो पहुंचता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा, क्योंकि जो ग्रेडियंट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा रूलिंग ग्रेडियंट है, और थीटा रूलिंग ग्रेडियंट ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी का, सेम वही लोकोमोटिव या व्हीकल की बात करें जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, इस तरह से वो ग्रेडियंट को हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट है जिसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब सपोज एक इसी एक पाथ के ऊपर एक दूसरी कंडीशन अगर इस तरह से जनरेट हो और इसमें पहले के कंपैरिजन में इस तरह से कोई कंडीशन या इस तरह से कोई सिचुएशन सपोज वहां पर आ चुकी है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस के अंदर अब हम लोग कहें कि सेम वही लोकोमोटिव, उसको मिड पॉइंट पे स्टॉपेज दे दिया, अब उससे कहें कि हम लोग फॉरवर्ड जाने की जब कोशिश करेंगे तो इस केस के अंदर अब वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा, क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो इस थीटा रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है, और अगर इससे ज्यादा ग्रेडियंट की वैल्यू हो चुकी है तो अब इसमें मूवमेंट तो होगा नहीं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे उस केस के अंदर मूवमेंट को कराने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। अब या तो एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम में जनरेट करो, नहीं तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाए। तो इसी कर्व में अगर हम लोग इस तरह से देखोगे बैक डायरेक्शन में, तो यहां से लोकोमोटिव या कोई भी व्हीकल जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसको एक मोमेंटम मिलेगा, एक एनर्जी उस टर्म में यहाँ पे जनरेट हो चुकी होगी, और उस एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में कैपेबल हो पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होगी, और अगर ये रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है और उसके बावजूद भी व्हीकल यहाँ पे अगर ट्रेवल कर पा रहा है तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक रिजल्ट हो सकता है कि ऐसा वो मूवमेंट करेगा तो उसको उस एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन सेम इस तरह से भी सोच सकते हो कि अगर ये यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने उस व्हीकल को स्टॉपेज दे दिया तो अब इस व्हीकल का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा ग्रेडियंट होने पर व्हीकल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, और उससे बचने के लिए ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कभी भी ग्रेडियंट की वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वो ज्यादा हो गया है, जो कि ऑफ कोर्स हमको कोई स्पेशल कंडीशंस है या प्रॉब्लम है या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि हमें वो ज्यादा रखना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर डेफिनेटली हम लोगों को फिर एक एनर्जी सिस्टम में जरूर जनरेट करना होगा, उसके बाद ही वो मूवमेंट होता हुआ हम लोगों को वहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी वही एक सिचुएशन है जो क्रिएट हुआ था। ठीक है, और इस केस के अंदर जो मोमेंटम या एनर्जी जो जनरेट हुआ था तो उसके बेसिस पे जो ग्रेडियंट जनरेट हुआ है दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद में सपोज किसी एक हिली एरिया की बात करें। ठीक है, अब इस हिली एरिया में हम लोग अल्टीमेटली टॉप तक जाना चाहते हैं, तो इसमें जाने के अब सपोज
ये जो कंडीशन है उन्हीं से हम लोग रिजल्ट को लेके आ रहे हैं। एक हिली एरिया है, हमने टॉप तक, पहले हम लोगों ने क्या किया, लेसर देन रूलिंग ग्रेडियंट कोई एक थीटा हम लोगों ने रखा हुआ है, तो उसके चलते टॉप तक इस तरह से पहुंचते हुए जाएंगे, ठीक है। और अगर इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट है तो इस तरह से पहुंच गए होंगे। सपोज रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा का अगर वैल्यू होगा तो ऐसा कुछ पाथ है जो बनता हुआ दिखाई दिया। ये हमारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इन तीनों में से मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो वो फर्स्ट केस होगा। फर्स्ट केस के अंदर व्हीकल आसानी से एकदम कंफर्टेबली टॉप तक पहुंचता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। उसी में एक रिजल्ट ये भी है कि अगर हम लोग इस फर्स्ट केस को प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उस केस के अंदर एक्सकेवेशन कॉस्ट बढ़ चुका होगा। तो अब कंपैरिजन इस बात पे किया जा रहा है कि जो तीन केस हैं, लेस देन रूलिंग ग्रेडियंट, इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट और ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट, तो तीनों में से मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है। तो इन तीनों में से मोस्ट इकोनॉमिकल था हमारे पास में वो लास्ट ग्रेडियंट, जिसमें ग्रेडियंट की वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है। क्योंकि इस केस के अंदर बहुत कम एक्सकेवेशन वर्क होगा, टॉप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ग्रेडियंट की वैल्यू अगर रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है तो अब उस केस के अंदर व्हीकल का मूवमेंट तो हो नहीं सकता। व्हीकल का मूवमेंट अगर होगा नहीं तो उस केस में हम लोगों को mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ चुका है। इस mg sin थीटा के मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू हम लोगों को मिली है उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोटिव नहीं है। तो सपोज अगर कोई एक अरेंजमेंट ऐसा हम कर दें कि जिसके चलते एनर्जी सिस्टम में सफिशिएंटली क्रिएट हो जाए, तो शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि अब आसानी से मूवमेंट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। इस मूवमेंट को करने के लिए हमारे पास में बस अब एक ही रास्ता है कि क्यों ना हमारे पास में पहले एक लोकोमोटिव जा रहा था, अब दो लोकोमोटिव को अगर ले जाएं तो आसानी से अब ट्रेन का मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग वहां पर एक्सकेवेशन कॉस्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ग्रेडियंट की वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा कर दिया। सेम टाइम पर हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ाने के बाद में mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। अगर वो मैग्नीट्यूड बढ़ चुका होगा तो अब उस केस में मूवमेंट होगा नहीं। उसके इस मूवमेंट को करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अब उसमें जितने ज्यादा लोकोमोटिव हम लोग अगर प्रोवाइड करेंगे तो ही वो मूवमेंट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। और उसके बेसिस पे जो हम लोगों को ग्रेडियंट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पुशर, पुलिंग और हेल्पर ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है एक बार इनको वापस से समराइज करते हैं, और वो इस तरीके से कि जब भी कभी किसी भी बॉडी को एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा जाता है तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ mg sin थीटा। और इस फोर्स के चलते ही बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके बाद में ही वो मूवमेंट करता हुआ फॉरवर्ड हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि इस mg sin थीटा में से जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी उतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हमें जनरेट होती भी जाएगी, ठीक है। और जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल जब कंज्यूम हो चुका होगा तो जाके जो ग्रेडियंट हमें मिलेगा, दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट। इसके बाद में सेम टाइम पे हमारे पास में यहाँ एक सिचुएशन है कि इस समय जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है। अगर रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो उस केस के अंदर व्हीकल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करने का एक ही तरीका है कि जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट में कुछ ना कुछ वो मोमेंटम के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी को जनरेट कर लेगा। और एक एक्स्ट्रा एनर्जी को जनरेट तो हो जाएगा, लेकिन उस एनर्जी को यूज करना है, इसलिए व्हीकल का स्टॉपेज यहाँ पर हम लोग नहीं देंगे और वो दूसरी साइड चला जाएगा। सेम टाइम पर हिली एरिया में हम लोगों ने जो एक्सकेवेशन कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हैं, ये हमारा एम है। और उस एक्सकेवेशन कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने चलो ग्रेडियंट की वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा कर दिया। अब सिंगल लोकोमोटिव तो कैपेसिटी उसकी है नहीं तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल लोकोमोटिव है जिसको प्रोवाइड करते हैं। अगर फिर भी नहीं हो तो उस केस में क्या करो, पूरे ट्रेन का अगर 50% लोड को ही कैरी करके लेके जाएंगे तो mg sin थीटा मैग्नीट्यूड फिर भी कम हो जाएगा, तो भी वहां पे मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये कुछ रेमेडीज है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेन्स का मूवमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी के बेसिस पे इसे पुशर ग्रेडियंट, पुलिंग ग्रेडियंट या हेल्पर ग्रेडियंट नाम दिया जाता है। Ruling gradient, it is the maximum gradient that can be provided in most general conditions
and that determine the maximum capacity locomotive locomotive can carry on that particular section. Momentum gradient for a particular situation as shown in figure, gradient may be increased more than ruling gradient. With no stoppage. In extraordinary situations, when gradient is greater than ruling gradient, then extra locomotive is provided for that particular section. For example, hilly area. ठीक है, इसमें इस तरह से जैसे रूलिंग ग्रेडियंट, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड in most general conditions and that determines the maximum capacity of a locomotive can carry on that particular section. ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंटम ग्रेडियंट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन एज शोन इन फिगर. ये इस फिगर की बात हो रही है जिसमें इस तरह से डायग्राम बना होगा. ठीक है, एज शोन इन फिगर ग्रेडियंट में बी इंक्रीज मोर देन द रूलिंग ग्रेडियंट. बस इसमें एक ही कंडीशन होती है कि स्टॉपेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद में pusher pulling helper gradient in extraordinary situation when gradient is greater than ruling gradient then extra locomotive is provided for that particular section. ये basically hilly area में करते हैं ताकि excavation cost कम हो जाए.
mg sin थीटा। इसमें किसी भी बॉडी को जब हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं तो नो डाउट एक्स्ट्रा लोड कैरिड बाय द लोकोमोटिव विल बी एज अ mg sin थीटा। लेकिन रेलवे में एक छोटा सा केस होता है कि यहाँ पर हम लोग व्हीकल के लिए ये कह सकते हैं कि वहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, और जब थीटा की वैल्यू कम होगी तो उस केस में ये रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं देता है, मतलब पॉइंट्स में उसके आंसर आना चालू हो जाते हैं मिनट सेकंड के टर्म्स में। तो उसको हम लोग बेसिक टर्म्स में लेके आते हैं 1/n फॉर्मेट में, ठीक है। और उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अगर इसको ऐसा लिखा 1/n फॉर्मेट में तो ये वैल्यू हो जाएगी mg स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि अगर n की वैल्यू बहुत हायर होगी तो स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट वो वैल्यू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो चुका होगा 1/n के। और अगर वो 1/n के होगा तो हम लोग इसी ट्राइंगल से उसको लिख सकते हैं mg tan थीटा, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास में किलो न्यूटन में, लेकिन अगर इसी को हम लोग टन्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें बस इतना सा मॉडिफिकेशन होता है कि ये जो जी लिखा होता है उसको वहां से हटा दो, ठीक है। बेसिकली 10 से उसको डिवाइड करना होता है तो वो टन्स में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो रेलवे में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लोड करने के लिए, एक्स्ट्रा लोड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला का लिखा जाता है m tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक्स्ट्रा लोड कैलकुलेट करना है तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं, कैलकुलेट एक्स्ट्रा लोड carried by locomotive if the total weight of the train is 1000 tons and ruling gradient is 1/100, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा लोड के लिए टोटल वेट 1000 टन्स और 1/100, तो ये हो गया 10 टन्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बस, लेकिन इसके लिए हमें इतना ही पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो इंस्टेड ऑफ दिस mg sin थीटा दैट फॉर्मूला इज रिटन एज अ m tan थीटा, ठीक है। तो वो इस तरीके से होगा। इसको कंप्लीट इस तरह से चेक करते हैं कि जब किसी भी बॉडी को इंक्लाइन रखा जाता है तो उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज mg sin थीटा, ठीक है। अब इसी फोर्स को हम लोग जब लिखना होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखने के लिए mg sin थीटा ना लिख के mg tan थीटा लिखते हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा क्योंकि थीटा की वैल्यू कम होती है, ठीक है। अब ये mg tan थीटा है, ये तो किलो न्यूटन में मिलेगा हमको, ठीक है। हम उसको अगर किलो इंस्टेड ऑफ दिस किलो न्यूटन इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू इन टर्म्स ऑफ दिस टन्स तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलता हुआ जाएगा m tan थीटा। और m tan थीटा के लिए वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस के लिए, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बस उसमें हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला वो m tan थीटा के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी चेक करते हैं कि जब हम लोग किसी सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो सर्विस सेंटर पे ग्रेडियंट्स भी दिए जाते हैं। अब उनके ग्रेडियंट्स देने के पीछे उनके लॉजिक क्या होता है, तो आप उनको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम लोग जो ग्रेडियंट की बात करेंगे तो किसी भी सर्विस सेंटर पे जो मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है
वो इस बात के लिए होता है कि ताकि अगर वॉशिंग के चलते जितना भी पानी अगर जो एक्यूमुलेट हो गया है वो वहां से इजीली ड्रेन आउट हो जाए, उसके चलते सरफेस की लाइफ हमको इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। दूसरा ये भी होता है कि जितने भी व्हीकल्स वहां पे होते हैं सब न्यूट्रल कंडीशंस में होते हैं, तो ये अपने ही mg sin थीटा के चलते मूवमेंट ना कर दे, तो उसी के बेसिस पर मैक्सिमम ग्रेडियंट के ऊपर भी एक कंस्ट्रेंट दिया जाता है। सेम यही लॉजिक रेलवे में भी होता है। रेलवे में भी दो ग्रेडियंट है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम ग्रेडियंट 1/1000, मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/400, और दोनों के पीछे लॉजिक यही, मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है ड्रेनेज कंडीशंस के लिए, ठीक है, और जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो सिर्फ इसलिए ताकि जो व्हीकल है या जो भी लोकोमोटिव या वैगन्स होंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को स्टार्ट ना कर दें, ठीक है, इस तरह से। Gradients provided in station yards. One in 1000. Minimum gradient must be provided for drainage conditions. Next is 1 in 400 maximum gradient in station yard. In station yards to prevent the movement of locomotive or wagons on the railway track due to the effect of gravity. ठीक है, टॉपिक यहाँ से समराइज होता है। mg sin थीटा की वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करते हैं mg tan थीटा के अंदर, एक्स्ट्रा लोड को लिखा जाता है m tan थीटा, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। स्टेशन यार्ड्स में दो ग्रेडियंट दिए जाते हैं, एक होता है हमारे पास मिनिमम 1 in 1000 और एक हो गया मैक्सिमम ग्रेडियंट 1 in 400। मिनिमम सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि जिसके चलते ड्रेनेज कंडीशंस प्रॉपर्ली वहाँ पे मेंटेन हो सके, और मैक्सिमम ग्रेडियंट इसलिए होता है ताकि कोई भी जो भी हमने लोकोमोटिव या वैगन्स वहाँ पर हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने खुद mg sin थीटा के चलते या ग्रेविटी लोड के चलते वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट ना कर दे, तो उसके लिए हमारे पास में ये हायर ग्रेडियंट है जिसको हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक एक साथ क्लब होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात करते हैं
तो उसमें बॉडी को जब हम लोग कर्व सेक्शंस पे रखेंगे, मतलब स्ट्रेट ट्रैक पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन उसी बॉडी को जब अगर हम लोग कर्व सेक्शन मतलब ट्रांजिशन और सर्कुलर आर्क में जब रखते हैं तो वहां पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं जो बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वहां अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसके चलते बॉडी में जब एक्स्ट्रा फोर्सेस आने लगते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पे ऐसा सिचुएशन आ चुका होता है कि उन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कुछ और ना होके जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में से कुछ हद तक या कुछ अमाउंट का जो एनर्जी है वो इन दोनों को बैलेंस करने में चला जाता है, और उसी के बेसिस पे कुछ हद तक उसकी स्पीड में रिडक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी व्हीकल को जब रोड पे हम लोग स्टेट से ट्रांजिशन में लेके आते हैं तो ट्रांजिशन में आने पर उसकी स्पीड में रिडक्शन होता है, और मैक्सिमम रिडक्शन उसका सर्कुलर में होता है, क्योंकि सर्कुलर में आते हुए सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता हुआ चलता है। तो यहाँ से बस एक लाइन हमारे पास में है, किसी भी बॉडी को हम लोग कर्व सेक्शंस पे लेके आते हैं तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के चलते वहां पर स्पीड में रिडक्शन होता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग उसी एक व्हीकल को अगर लेके सपोज हम लोग जाते हैं जैसे दूसरा उसी व्हीकल को लेके अगर हिली एरिया में जाते हैं तो हिली एरिया में mg sin थीटा के चलते भी स्पीड में रिडक्शन होता है, और हम लोग उस केस में उस व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। जितना ज्यादा कैपेसिटी एनर्जी होगा उतना ही उसका मूवमेंट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा। तो इन सब रीजंस के चलते भी हमारे पास में एक ये केस रह जाता है कि व्हीकल को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती हुई जाती है, और वही कहीं ना कहीं पे अपने ग्रेडियंट की वैल्यू को डिफाइन करता हुआ चलता है। दोनों टॉपिक को क्लब करते हैं और एक रिजल्ट इस तरीके से, जब अगर हम लोग व्हीकल को सपोज हिली एरिया के अंदर लेके जाना होता है तो हिली एरिया के अंदर लेके जाने के लिए जैसे अगर ये हिली एरिया है तो हिली एरिया में अगर मैक्सिमम ग्रेडियंट को हम लोग लेके आते हैं, मतलब रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा है, जस्ट टू प्रोवाइड रिडक्शन इन द एक्सकेवेशन कॉस्ट, अगर ऐसी सिचुएशन भी जनरेट करते हैं तो उस केस में पहले ही वो एक सिंगल लोकोमोटिव तो जा नहीं सकता था, तो हमने क्या किया था, डबल लोकोमोटिव को लेके आए थे, जिसके चलते कुछ हद तक वहां पर स्पीड में कुछ हद तक जो उस व्हीकल का मूवमेंट है वो पॉसिबल तो होना था, लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज होने के चलते वहां पर एक सिंगल लोकोमोटिव तो कैपेबल हुआ नहीं, तो हमने डबल लोकोमोटिव दे दिया। अब जब दोनों लोकोमोटिव अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में जब मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप में दोनों लोकोमोटिव का रूलिंग ग्रेडियंट बन चुका, पहले एक का था, अब वो दोनों लोकोमोटिव अपनी कैपेसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं तो वो उनका रूलिंग ग्रेडियंट बन चुका होगा। हम ये केस अज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से, और वो दोनों लोकोमोटिव अपनी कैपेसिटी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस हिली एरिया में हमें ये टॉप तक जाना है और उसके बाद में इस तरह से कर्व लेना है। कर्व लेने पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी आ चुके हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को भी एनर्जी की जरूरत है, और अगर कोई दोनों लोकोमोटिव अपनी कैपेसिटी के साथ पहले ही मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एनर्जी अब उसमें रहता नहीं है। तो इस केस में उस एनर्जी के नहीं होने के चलते अब लोकोमोटिव को अगर मूवमेंट करना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा कहीं और बाहर से तो आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी ग्रेडियंट की जो वैल्यू थी उस ग्रेडियंट की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं, राइट। और जैसे उस ग्रेडियंट की वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे उसी के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अब शायद व्हीकल का मूवमेंट वहां पर होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा, राइट। तो एक तरह से ये कंडीशन आ गया कि जैसे ही उस ग्रेडियंट की वैल्यू को हम लोग वहां पे रखते हैं तो ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही उसके मूवमेंट होने के लिए चांसेस थोड़े से कम थे, लेकिन हम लोगों को ग्रेडियंट में मूवमेंट अगर करना है तो कुछ हद तक थोड़ा सा रिडक्शन करोगे तब जाकर वो मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रेडियंट का रिडक्शन करना पड़ रहा है इस कर्व के सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के चलते, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन के लिए जो रिजल्ट रहता है वो इस तरह से, जब हम लोग बात करेंगे ब्रॉड गेज में तो ब्रॉड गेज में इसकी वैल्यू का रिडक्शन एक परसेंटेज के साथ में होगा। इसका स्टेटमेंट इस तरह से, if a gradient is provided on a curved location
then gradient value is reduced to compensate curve resistance. Reduction in gradient for broad gauge, ये इसकी कोडल गाइडलाइंस 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट है मीटर गेज के लिए, (0.03%) ठीक है। अब इसके जो रिजल्ट हैं उन्हें क्वेश्चन से चेक करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन से चेक करो इसको। इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज (1 in 150) and 3 degree curve is provided, then what is compensated gradient? ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से सॉल्व हो। 1 in 150 ये हमको 1 in n फॉर्मेट में है, ये परसेंटेज के टर्म्स में है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें, ये परसेंटेज में होगा तो अब उससे रिजल्ट 0.667 ठीक है। और अब इससे हम लोग इसको दोबारा से 1 in n फॉर्मेट में लिखे हैं तो 0.547 डिवाइडेड बाई 100, तो ये रिजल्ट मिलेगा 1 in 182.8। अगर सपोज हम लोगों को इससे थोड़ा सा प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसके नियरर जो वैल्यू होगी, मतलब इसके इसमें दो तरह के कंसेप्ट हैं। हालांकि इसको प्रोवाइड अगर करना है तो 1 in 183 के बेसिस पर इसको प्रोवाइड करते चलेंगे, तभी वो मूवमेंट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। लेकिन सपोज इसी को अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस से हम लोग अगर चेक करें तो सपोज ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से मिले, ठीक है, सपोज ये कुछ इस तरह से हमको कोई सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे इसका आंसर है वो 1 in 183 होना चाहिए, ठीक है। इन सब में से देखेंगे तो आंसर यही दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन कंडीशन ये है कि ईएस के जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर वहां पर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता है, तो हम लोग बस वहां पे टेंटेटिव या जो नियर आंसर है सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं। तो उस केस में जो आंसर एक्सेप्टेड होगा वो होगा हमारे लिए बी आंसर। नो डाउट सेफ्टी यही है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आंसर्स कोट किए जाते हैं वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के बेसिस पर होता है, तो उसके लिए हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि हमारे पास में जो नियर आंसर है वही उसमें हमें मिलता हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक समराइज करते हैं और कुछ रिजल्ट इस तरीके से कि हम लोग यहाँ पे दो कर्व्स को मिक्स करके एक थ्योरी बना रहे हैं, और वो इस तरह से
किसी भी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पे रखते हैं तो 3 सेगमेंट, स्ट्रेट, ट्रांजिशन, सर्कुलर। स्ट्रेट ट्रैक में सिर्फ mg फोर्स है बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही कर्व पोर्शन में आएगा तो सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आएंगे, जिसके चलते कुछ हद तक स्पीड में रिडक्शन होता हुआ जाएगा। मैक्सिमम रिडक्शन होगा सर्कुलर आर्क के अंदर। इसीलिए हमारे पास में ये कह सकते हैं कि जब स्पीड सबसे ज्यादा फोर्स है तो स्पीड में रिडक्शन भी सबसे ज्यादा ही होता हुआ हमें दिखाई देता हुआ जाएगा। अगर किसी भी बॉडी को हिली एरिया में रखते हैं तो mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका होता है और उस केस में भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है। सेम यही स्टेटमेंट को अगर जब दोनों को क्लब करें कि अगर एक हिली एरिया है और हिली एरिया में अगर हम लोग व्हीकल के लिए पहले ही ग्रेडियंट की वैल्यू रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा है, हालांकि उसमें व्हीकल्स के मूवमेंट करने के सिंगल लोकोमोटिव तो काम आएगा नहीं, डबल लोकोमोटिव, तो दोनों लोकोमोटिव को क्लब करवा के अब अगर व्हीकल का मूवमेंट वहां पर करा रहे हैं, ठीक है, तो उस मूवमेंट को करने के लिए वहां पर दोनों लोकोमोटिव फुल कैपेसिटी के साथ जब मूवमेंट करते हुए जाएंगे तो वो पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर चुके हैं। लेट्स से दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट फॉर टू लोकोमोटिव्स। दोनों ग्रेडियंट अपनी लोकोमोटिव के रूलिंग ग्रेडियंट पर फुल एनर्जी के साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कर्व आएगा, कर्व आने पर सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते फिर एक्स्ट्रा फोर्स आ गए बॉडी के ऊपर, और इन फोर्सेस के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए एनर्जी की और रिक्वायरमेंट है। एनर्जी जनरेट नहीं हुआ तो उस एनर्जी को, जो हमारे पास में अब जो एनर्जी नहीं है लेकिन कुछ एनर्जी जो हमारे पास ग्रेडियंट में काम में आ रही थी उसमें से वहां पे जनरेट कर सकते हैं। कैसे कि ग्रेडियंट की वैल्यू को रिडक्शन कर दीजिए, और जितना उसमें रिडक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमको वो एनर्जी मिलेगी और उसके बेसिस पे मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यही एक कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करी है। तो स्टेटमेंट ये, ग्रेड कंपनसेशन, इफ अ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ऑन ए कर्व लोकेशन देन ग्रेडियंट वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू कंपनसेट कर्व रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ब्रॉड गेज मीटर गेज दोनों के लिए अलग है। रिडक्शन इन ग्रेडियंट फॉर ब्रॉड गेज 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व। जब हम लोग बात करेंगे इसके लिए रिडक्शन इन ग्रेडियंट फॉर मीटर गेज, ठीक है, तो 0.03% पर डिग्री ऑफ द कर्व। ठीक है, अब इसके बाद में इफ रूलिंग ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन, रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 150 एंड 3 डिग्री कर्व इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कंपनसेटेड ग्रेडियंट को हम लोग अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1 in 150 1 in n फॉर्मेट में आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ चुका होगा, तो टोटल यहाँ पे परसेंटेज में इक्वेशन बना, ये कुछ इस तरह से इनका रिडक्शन के बेसिस पे मिले। अब इसी को अगर 1 in n फॉर्मेट में लेके आना है तो 1 in n फॉर्मेट में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू मिलेगा 182.8। 181 रख देंगे तो उस केस में रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होगा, मूवमेंट हो नहीं पाएगा। मूवमेंट करने के लिए हम लोगों को ग्रेडियंट की वैल्यू को इस तरह से रखना होगा कि mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड कम हो, तो ये वैल्यू को बेसिकली बढ़ा दो। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं तो सपोज ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, सेफ्टी का कंसर्न ये कहता है कि आंसर होना चाहिए था 250, लेकिन हमारे पास में एग्जाम को देखते हुए इसका आंसर बताया जा रहा है। तो एग्जाम के अंदर हमारे पास में चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर होता तो ऑप्शन ये नहीं होते, 183 एग्जैक्ट आंसर मिलता वहां पर आपको, ठीक है, लेकिन वहां एग्जाम में हमारे पास में कैलकुलेटर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नियरर आंसर है, हमेशा यूपीएससी में या ईएस के एग्जाम में वही एक आंसर है जो नियरर इस तरह से वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास में रिजल्ट। ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, उसके अंदर स्पीड ऑफ द व्हीकल प्लस ग्रेडियंट दोनों के रिजल्ट से जिनको हम लोगों ने क्लब किया, उसमें एक रिजल्ट अब ये भी बनता है हमारे पास में कि जब भी किसी व्हीकल को हम लोग जब मूवमेंट चालू करते हैं तो मूवमेंट करने के लिए स्ट्रेट ट्रैक पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसको कर्व ट्रैक पे लेके आते हैं तो सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा, जब हम लोग किसी भी बॉडी को जब हम लोग ग्रेडियंट पे रखते हैं तो उस केस के अंदर mg sin थीटा फोर्स का भी हमें ध्यान रखना होता है, और उसके बाद ही जाके व्हीकल के मूवमेंट को हम लोग आगे कैरी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट थे जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक है उसमें कैरी किया था। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो है वो शेप ऑफ द व्हील किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें इस तरह से देखते हैं कि व्हील्स का जब मूवमेंट होगा तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से ही चेक करते हैं कि किस तरह से व्हील्स का मूवमेंट होना चाहिए, कैसा उनका शेप होना चाहिए। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करना कि जो व्हील्स का मूवमेंट होता है
उसको हम लोग दो तरह से रख सकते हैं। या तो व्हील्स का मूवमेंट, तीन एक्सिस हो गई, जैसे ये अगर रेलवे ट्रैक है पूरा, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लोड के चलते, और ये हो गया लेटरल। तो व्हील्स का मूवमेंट जो लेटरल डायरेक्शन में है, या तो वो कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा या फ्री मूवमेंट होगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर वो फ्री मूवमेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंग डायमीटर को चेंज करने में कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर शिफ्ट होने में कैपेबल हो जाएगा। और अगर हम, या डायरेक्शन जो होता है लेफ्ट हैंड साइड जाना राइट हैंड साइड, वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग कहें कि कंट्रोल्ड है, तो उसमें हमें उसको गाइड करना होगा। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि अगर कंट्रोल होता है तो उस केस के अंदर हम लोगों को फिर कोई मैकेनिज्म देना पड़ता है, कोई इक्विपमेंट देना होगा, कोई मशीनरी ऐसी देनी पड़ती है जो उसको हर जगह जाके वहां पर बताए, गाइड करे कि अब लेफ्ट हैंड साइड जाना, राइट हैंड साइड जाना है। इस तरह का माहौल होगा या इस तरह की कंडीशंस हैं जो जनरेट होंगी। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनाते हैं तो लेंथ ऑफ द व्हीकल को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जो हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, या यूं कहो कि हम इसके रेमेडी ढूंढना चाहते थे कि किसी भी तरीके से लेंथ ऑफ द व्हीकल अगर हमें बढ़ाना है तो व्हील्स का मूवमेंट फ्री कर दो। उससे हुआ क्या कि अब व्हील्स चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड जाना है, या स्ट्रेट ट्रैक में जाना है, या एक ही सेगमेंट के अंदर कई टुकड़े अगर वहां पे हो भी जाएंगे, तो भी व्हील्स का मूवमेंट आसानी से हो सकता है बिना किसी स्पेशल कंडीशंस के। तो इन सब चीजों के चलते हमारे पास में कुछ कंस्ट्रेंट आए। पहला ये कि व्हील्स का मूवमेंट हमें फ्री रखना होगा, जिससे वो अपने आप ही डायमीटर को चेंज कर दे। दूसरा ये कि जैसे रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क की बात करते हैं, तो रेल नेटवर्क का सिर्फ इतना ही कॉन्टैक्ट एरिया होता है। अगर इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया कम है, इसके चलते जब भी कभी ट्रेन का मूवमेंट अगर होना होगा तो व्हील्स को सिर्फ इतने ही कांटेक्ट में उसे रखना होगा। नहीं तो अगर वो जरा सा भी लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो उसके चलते डेफिनेटली चांसेस होंगे डिरेलमेंट के। ऐसा ना हो, इसी के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट दिए जाते हैं। तो व्हील्स जब भी मूव करते हैं किसी रेल सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग देते हैं फ्लैंजर व्हील्स। उसके बाद में ही हम लोग ये कह सकते हैं कि अब ये कन्फाइंड मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा, या फिक्स्ड मूवमेंट होता हुआ हमें दिखाई देगा। उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि अगर ये ठीक है, ये वाला जो इनर पोर्शन है व्हील्स का, या आउटर साइड है, इसको हम लोग स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो उसका हम लोग एक नाम दे देते हैं कि इस पोर्शन का है, इसको बोलते हैं फ्लैंज ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो फ्लैंज ऑफ व्हील्स का बेनिफिट ये मिलेगा कि व्हील्स का मूवमेंट फिक्स्ड और कन्फाइंड हो चुका होगा यहाँ पे रेल सरफेस के ऊपर। अब इसके बाद में हम लोगों ने दूसरी कंडीशन ये रखी थी कि व्हील्स का मूवमेंट फ्री मूवमेंट होना चाहिए। तो उस फ्री मूवमेंट को किस तरह से रिलेट करते हैं, तो जैसे एक सपोज एक जैसे एक स्ट्रेट ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक में पहले जाए लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद जाए राइट हैंड साइड, तो इस तरह का एक कर्व बनता हुआ हमें दिखाई देगा। टॉप व्यू में देखेंगे तो एक कैपिटल एस बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाए। ठीक है, ये सेंटर लाइन। अब आप ऐसे समझो कि जैसे कि अगर स्ट्रेट पाथ में व्हील्स का मूवमेंट अगर करना है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में व्हील्स का मूवमेंट होने पर ये एक अपने आप में सर्कुलर सेक्शन है, जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप जो उसको हम लोग बोलेंगे। ये एक इधर से सिलेंड्रिकल हो गया, देखने में सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है, इधर भी है, लेकिन इसको अगर डायग्राम में चेक करोगे तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ही वो हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी सर्कुलर सेक्शन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कुछ और ना होके उसकी पेरीमीटर होगी। ठीक है, तो आप इधर देखो कि अगर एक स्ट्रेट ट्रैक की बात करेंगे तो स्ट्रेट ट्रैक पे कंफर्टेबल जर्नी होने के लिए डेफिनेटली
दोनों साइड पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सेम होना चाहिए, और वो हमारे पास में इक्विवेलेंट टू द पेरीमीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट अ इक्विवेलेंट पेरीमीटर। तो उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया पाई डी नॉट, एक वैल्यू के लिए। अब इसको इधर देखो, यहां पर अगर व्हील्स का मूवमेंट फ्री है, ठीक है, तो जब हम लोग इनर साइड आउटर साइड की बात करेंगे तो इनर साइड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो एज कंपेयर टू पाई डी नॉट वो वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो लेट्स से वो वैल्यू हो गई पाई डी वन। और जब यही वाला पोर्शन यहाँ पर, और इसके लिए जब आउटर साइड देखेंगे तो वो वैल्यू हमें ज्यादा दिखाई दे। इन्हीं सब को अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो अब इससे रिजल्ट ये भी रह गया कि जब इस लोकेशन पे हम आते हुए दिखें, ठीक है, तो जब इस लोकेशन पे आएंगे तो हम लोग ये कहें कि सपोज डिग्री ऑफ द कर्व हमने सेम दे रखा है, तो जब डिग्री ऑफ द कर्व सेम होगा तो वो वैल्यू रिवर्स हो चुकी होंगी। तो ये हो गया पाई डी वन और इधर हो गया पाई डी टू बी लोकेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम को थोड़ा और गौर से देखें तो एक चीज समझ में आएगी कि एक सिंगल व्हील पे तीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, पाई डी नॉट, पाई डी वन, पाई डी टू। और इनको अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो D1, D0 और D2, ये तीन इस तरह से बनते हुए जाएंगे। और इसी से एक रिजल्ट ये भी बन गया कि अगर ये तीन अलग अलग हैं हमारे पास में तो डेफिनेटली उसके चलते एक सिंगल व्हील के ऊपर तीन डायमीटर हैं जो कि हमें वहां पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब उसका इफेक्ट कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो बस उसे ही हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। तो इस तरह से देखना कि अगर ये व्हील्स स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, और हमने अगर किसी के मूवमेंट को फ्री छोड़ा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई थ्रस्ट हमने अप्लाई नहीं किया हो, ठीक है। तो जैसे अगर सोचो ये दो व्हील है, ये एक्सल है, तो वो इस तरह से मूवमेंट करता हुआ आएगा, कर्व सेक्शन पे पहुंचने पर वो अब भी स्ट्रेट पाथ को जाएगा। लेकिन जो लोकोमोटिव है और वैगन है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू इनर रेल आउटर रेल को शिफ्ट करके हायर लेके गए तो टिल्ट तो हुआ है, तो लोकोमोटिव और वैगन दोनों के दोनों टिल्ट होके इस तरह से मूव कर चुके होंगे। अब इसका जो ऐसा मूवमेंट रहा होगा उस मूवमेंट के चलते नो डाउट यहां पर शिफ्टिंग तो हुआ, लेकिन लोकोमोटिव और वैगन शिफ्ट हुए हैं, एक्सल तो अभी भी वो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो कर रहा है। और अगर एक्सल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा होगा तो उस केस के अंदर जो मूवमेंट होने वाला है उन मूवमेंट को रिलेट करने का हमारे पास में अब एक ही तरीका रह गया कि यहां पर ये इसके ऊपर एक थ्रस्ट देंगे, और थ्रस्ट मतलब पूरा जो लोकोमोटिव और वैगन है वो इस एक्सल के ऊपर थ्रस्ट देंगे और उसके बाद में वो कर्व पाथ को फॉलो होगा। तो इन शॉर्ट ये पूरा बॉडी इस समय जो अभी तक हमारे पास में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता आ रहा था वो अब ऐसे पाथ को फॉलो करता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। और इसके इस तरह से फॉलो करने से एक रिजल्ट अब हमें मिलता हो जाएगा कि कोई भी व्हीकल अगर इस तरह से आउटर डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हमारे पास में शेप ऑफ द व्हील को हम लोग कंट्रोल करने में कैपेबल होंगे। कैसे कि जब इन व्हील्स की शिफ्टिंग होने लगेगी तो वो डायमीटर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर फ्लैंजो व्हील्स का या सॉरी व्हील्स को अगर लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट होना है तो यहाँ पे गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस गैप को दोनों साइड ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब व्हील्स का शिफ्टिंग होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा इजीली। यहां व्हील्स के जब शिफ्टिंग होगी तो ए पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पूरा बॉडी शिफ्ट होके जा चुका होगा राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जाएगा तो इस पॉइंट पे जो डायमीटर मिलेगी वो डायमीटर होगा हमारे लिए D2, और जो यहां डायमीटर हमको मिलेगी वो हो गया D1। सिमिलरली पूरा बॉडी जब बी पॉइंट पे आएगा तो उस केस में पूरा बॉडी शिफ्ट हो चुका होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो वो इस तरह से यहां पे शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट पे हमें मिल चुका होगा D2 और इधर हमको कहीं पे मिलेगा D1, ठीक है। और D0 इनके इंटरमीडिएट ही कोई पॉइंट होगा। अब ये इक्वेशन है D1, D0, D2, इन तीनों को ही अगर हम अप्लाई करें तो उससे जो शेप ऑफ द व्हील बनता हुआ दिखाई देगा वो कुछ ऐसा।
ठीक है। इनमें कंडीशन ये है कि अब जब ये व्हील्स की शिफ्टिंग होने लगेगी तो जितना इनके व्हील्स के बीच में, जितना रेल सरफेस और फ्लैंजर व्हील्स के बीच में जो गैप है, इस गैप का जो भी वैल्यू होगा उतना ही व्हील्स लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। अगर सपोज हम लोग ये कहें कि हम लोगों को ये लास्ट में यहाँ पे जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी अगर यूज करना है, लेट्स से ये कोई D3 हो गया, इस पोर्शन को हमें यूज करना है तो इस गैप की वैल्यू को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा इस गैप को, फ्लैंजर व्हील्स और रेल सरफेस के गैप को अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे, उतना ही ज्यादा व्हील्स फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल होता हुआ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये वाली वैल्यू को ज्यादा बढ़ाया जाए, तो अगर ये नहीं बढ़ाते तो D3 वाला पोर्शन कभी भी यहाँ पे टच में नहीं आएगा, और D3 वाला पोर्शन अगर कभी टच में नहीं आएगा तो इन शॉर्ट यहाँ का जो मटेरियल है वो हमारा वेस्ट हो चुका होगा। तो ऐसा मटेरियल वेस्ट ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको शेप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो वही लॉजिक यहाँ पर भी वैलिड होगा, और वो कुछ इस तरह से शेप बनता हुआ हमें दिखाई दे। अब इनमें इसको अगर बैक साइड में हम लोग कैरी करें, दोनों साइड ही, तो ये डायमीटर कुछ हद तक यहाँ पे ज्यादा है, फिर उसके बाद में कम होता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोन शेप्ड, और उसके बेसिस पे कोन शेप्ड, और उससे जो हमारे पास में जो व्हील्स का शेप मिलता है उसी को बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। यहाँ पर इसकी जो स्लोप है वो अब कोड की गाइडलाइंस है जो हम लोगों को हेल्प करता है, तो 1/20 है जो स्लोप हम लोगों को इसमें मिलता हुआ जाता है। तो कोनिंग ऑफ व्हील्स है जिसको यहाँ पे लिखा जाता है। कोनिंग ऑफ व्हील्स में अगर बुकिश आंसर इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक रिजल्ट ये मिलता है कि कोनिंग ऑफ व्हील के अंदर जो यहाँ पर जिस फोर्स ने इसकी हेल्प करी होती है वो फोर्स होता है हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बॉडी उसी में आउटर डायरेक्शन में जाता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन ये बुकिश आंसर है, ठीक है, और उसी के बेसिस, अदरवाइज को इनर्शिया लॉ के बेसिस पे ही हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन और आई कि जब अगर ये व्हील्स हैं, फ्रीली मूवमेंट अगर इधर होता हुआ दिखाई देगा तो इस फ्रीली मूवमेंट के चलते यहाँ पर ये इंपैक्ट फोर्सेस भी यहाँ पे जनरेट करते हुए जाएंगे। उससे पहले एक रिजल्ट ये रह गया कि जब भी कभी जैसे ये कोई भी बॉडी जब आउटर डायरेक्शन में जब जाने लगेंगे, जैसे इसमें ए पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये आउटर डायरेक्शन में इस तरह से जब जाने लगेंगे तो आउटर साइड में जाने पर वो इंपैक्ट फोर्सेस वहां पे जनरेट करेगा, और इस इंपैक्ट फोर्स के चलते डेफिनेटली चांसेस हैं कि यहाँ पर ये वाला मेंबर सेक्शन, या यूं कह सकते हैं कि वो टूट सकता है, तो या फिर ये पूरा जिगजैग अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको आप इस तरह समझना कि कोई भी बॉडी जब अगर स्ट्रेट ट्रैक पे भी हम लोगों ने अगर जैसे इसको प्रोवाइड कर रखा है, तो जहां पर ये व्हील्स का मूवमेंट फ्रीली है तो फ्रीली कहीं पे भी जाने के लिए कैपेबल हो सकता है। अब ऐसे कंडीशन में एक सोचो, एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एक्सेल होंगे, मतलब दो व्हील्स और एक एक्सेल से कनेक्टेड, तो हंड्रेड्स ऑफ एक्सेल में से कोई एक एक्सेल, सिर्फ एक ही एक्सेल अपने अलाइनमेंट को छोड़ दे, मतलब वो स्ट्रेट ना जाके किसी भी डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, या तो राइट हैंड साइड नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड वो शिफ्ट हो गया। अगर वो शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने के चलते जैसे ही एक्सेल शिफ्ट हुआ होगा तो उसकी डायमीटर जो है एक साइड में ज्यादा होगी, दूसरे साइड में कम होगी। दोनों साइड पे व्हील की डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस अगर अलग अलग ट्रेवल करेगा तो अब उसके चलते व्हील्स का मूवमेंट होगा नहीं। व्हील्स का मूवमेंट नहीं होगा तो उस मूवमेंट को वो अपने आप में एक सिंगल एक्सेल पूरे ट्रेन के मोमेंटम, पूरे ट्रेन के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। ट्रेन जो कि ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुकी है, मोमेंटम गेन करेगी तो वो रुकेगी तो नहीं, लेकिन इस एक्सेल के ऊपर थ्रस्ट देगी। तो होगा क्या कि जैसे अगर ये सपोज इस तरह से शिफ्टेड होगा, यहां थ्रस्ट लगेगा तो इधर चला जाएगा, फिर थ्रस्ट लगेगा तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में जिगजैग होता हुआ वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर देगा। अब एक बात सोचो कि व्हील्स का मूवमेंट लेटरल डायरेक्शन में फ्री रखना हमारी रिक्वायरमेंट, उसके बाद वो फ्री मूवमेंट हुआ तो वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्हील शिफ्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन यहां पे थ्रस्ट जरूर अप्लाई करेगा, और इस थ्रस्ट के अप्लाई करने के चलते ये वाला जो भी फ्लैंजर व्हील्स है रेल सरफेस को देगा। रेल सरफेस जो है ऑलरेडी हमेशा कनेक्टेड होते हैं स्लीपर के साथ में, तो पूरा का पूरा थ्रस्ट मिलेगा इन स्लीपर्स को। स्लीपर्स लेटरल डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो उसके चलते यहां पर जिगजैग अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट पाथ ना रह के वो जिगजैग होगा, जिगजैग होगा, स्पीड ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में जब भी कभी ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है
तो उसके पास में हम लोग देते हैं बैलास्ट शोल्डर। ठीक है, बैलास्ट शोल्डर, तो बैलास्ट शोल्डर इज जस्ट प्रोवाइडेड सो दैट लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्लीपर्स कैन बी प्रिवेंटेड, वो इसलिए दिया जाता है। अब एक बात सोचो कि कर्व सेक्शंस की बात करेंगे तो कर्व सेक्शंस पे इनर साइड और आउटर साइड, तो डेफिनेटली बैलास्ट शोल्डर की रिक्वायरमेंट ज्यादा फिर किधर होगी, आउटर साइड। उसके पीछे रीजन ये क्योंकि पूरा बॉडी अपने आप में ऑलरेडी शिफ्टेड किधर है, आउटर साइड के अंदर। ठीक है, ये एक उसका एक अरेंजमेंट है जो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। अब इसमें एक रिजल्ट ये रह गया कि जब भी कभी हम लोग ये बैलास्ट व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील्स के शेप को देखने से एक प्रॉब्लम इसमें दिखाई देगी, और वो ये कि यहाँ पर ये व्हील्स का जो कांटेक्ट एरिया है, स्लोप होने के चलते कांटेक्ट एरिया बहुत कम होगा। ठीक है, कांटेक्ट एरिया कम है तो उस पूरा का पूरा स्ट्रेसेस या फोर्स वहीं से ट्रांसमिट होने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेसेस के लिए अपने आप में जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे डैमेज होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो इनका ये डैमेज ना हो, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी, जैसे कि अगर ये स्लीपर सेक्शंस है तो स्लीपर सेक्शंस के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्लोप को प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो स्लोप स्लीपर्स में दे दो या रेल सरफेस में। लेकिन हम लोग रेल के दोनों सरफेसेस यूज करना चाहते हैं, इसलिए जो स्लोप दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको देते हैं, स्लीपर्स को। तो वो जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और यहां पर भी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो भी कितनी है, 1/20। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, ये अब हमारे पास में पॉइंट हुए एजिंग ऑफ स्लीपर्स का, कहो इफेक्ट, या फिर हमारे पास में इस कोनिंग ऑफ व्हील का इफेक्ट। कोनिंग ऑफ व्हील के चलते यहाँ पर एक एडवांटेज हमें मिलता है कि कोनिंग ऑफ व्हील के चलते कभी भी फ्लैंज ऑफ व्हील्स रेल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मतलब है कि सपोज ये गैप नहीं होता तो फ्लैंज ऑफ व्हील्स और रेल सरफेस कंटिन्यूअसली एक दूसरे को रब करते हुए जाते हैं, और रब करने के चलते प्रॉब्लम बस इतनी सी होती कि कंटिन्यूअसली रबिंग एक्शन जनरेट होने के चलते यहाँ पर डैमेज होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता। जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही लाइफ रेल सरफेस का हमको कम होता हुआ जाता है। तो जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द रेल सेक्शन एंड flange of wheel section, it is better that we should provide some gap, and that gap can be provided with the help of this coning of wheels. तो ये उसका एक एडवांटेज है कि कोनिंग ऑफ व्हील्स के चलते टीयरिंग वियरिंग ऑफ रेल सरफेस एंड फ्लैंज ऑफ व्हील्स वो कुछ हद तक उसमें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे ये भी रहता है कि कोनिंग ऑफ व्हील के चलते ही हम लोग फ्रीली या यूं कहो कि बहुत हाई स्पीड से मूवमेंट करने पर भी ज्यादा कैपेबल होंगे, क्योंकि रेल सरफेस का बहुत कम कांटेक्ट एरिया है जो काम में आएगा, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट भी थोड़ा सा कम होता है, और ये उसका डिसएडवांटेज भी हालांकि बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोग हाई स्पीड से मूवमेंट करते हुए भी यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स थे उनको एक एक करके मैं इनको पहले समराइज करता हूँ। सबसे पहला, फ्लैंज ऑफ व्हील्स के चलते यहाँ पर व्हील्स का मूवमेंट फिक्स्ड और कन्फाइंड होता हुआ हमें दिखाई देता है ट्रैक के ऊपर। दूसरा, कोन शेप में बनाते हैं जिसमें नियर द फ्लैंज ऑफ व्हील्स डायमीटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर साइड। इसके बाद में इस फोर्स जिस फोर्स के चलते ये हेल्पफुल हमें होता हुआ है, जिसके चलते शेप ऑफ द व्हील को हमने डिसाइड किया था, वो फोर्स था यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखने के पर्पज से। इसके बाद में बैलास्ट शोल्डर दिया जाता है जिसके चलते जो भी फ्री मूवमेंट के चलते जो लेटरल थ्रस्ट जनरेट हुआ है वो लेटरल थ्रस्ट कभी भी यहाँ पर इसको डैमेज ना करे। एजिंग ऑफ स्लीपर सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि कांटेक्ट एरिया बिटवीन रेल सरफेस एंड व्हील सरफेस बढ़ाया जाता है, जिसके चलते लाइफ यहाँ इंक्रीज हो सकती है, फोर्सेस प्रॉपर्ली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हुए जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, इसमें इस तरह से कोनिंग ऑफ व्हील्स, फ्लैंज ऑफ व्हील्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स द मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑन रेल सरफेस। ठीक है, ट्रेन व्हील्स आर मेड इन कोन शेप्ड, comma, near the flange diameter of wheel is greater than diameter near the other end. ठीक है, ballast shoulder is provided to prevent the lateral movement of the sleepers. Width of ballast shoulder is higher on the outer side of the curved portion. Next, edging of sleepers is done to increase contact area between rail surface and व्हील सरफेस। इसी मूवमेंट के चलते जो ये कोन शेप्ड मूवमेंट हुआ है, उसी में एक बेनिफिट या यूँ कहो कि एक कंडीशंस और जनरेट हुआ था। एक तो टीयरिंग वियरिंग के चांसेस थे, वो भी इसमें जनरेट कम होते हैं। ठीक है, ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील्स देयर विल बी लेस टीयरिंग एंड वियरिंग बिटवीन रेल सरफेस एंड फ्लैंज ऑफ व्हील्स। जब हम लोग इन्हीं अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो ये पूरी असेंबली जब हम लोग प्लेस करते हैं रेलवे ब्रिजेस के ऊपर, तो रेलवे ब्रिजेस, स्टील रेलवे ब्रिजेस की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो स्टील रेलवे ब्रिजेस के ऊपर कभी भी हम लोगों ने बेलास्टेड पोर्शन नहीं दिए जाते, डेड लोड का उसमें केस होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने बेलास्टेड शोल्डर नहीं दिया या बेलास्ट पोर्शन नहीं है, तो उसके चलते जैसे ही कभी व्हील्स का लेटरल मूवमेंट रहा होगा, तो उस लेटरल मूवमेंट के चलते जो थ्रस्ट आने वाला था रेल सरफेस और रेल सरफेस से स्लीपर्स, तो वो लेटरल मूवमेंट होगा, और उस लेटरल मूवमेंट के चलते फेलियर होने के चांसेस अब उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा फेलियर ना हो, इसी के लिए हम लोगों को जो फोर्स वहां जनरेट हुआ है, उस फोर्स के लिए भी अब हमको डिजाइन करना होता है। और जो ये फोर्स इस तरह से जनरेट होता है, इसी फोर्स का नाम है रैकिंग फोर्स। ठीक है, ये लेटरल मूवमेंट ऑन रेलवे ब्रिजेस। ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो रेलवे ब्रिजेस पे होता है, उसके चलते जो फोर्स जनरेट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रैकिंग फोर्स। टॉपिक एक बार कंप्लीट समराइज करते हैं, और वो इस तरह से, ट्रेन व्हील्स को हम लोगों को फिक्स्ड एंड कन्फाइंड रखना था, इसके लिए हम लोगों ने फ्लैंज ऑफ व्हील्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब फ्लैंज ऑफ व्हील्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद में यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड कन्फाइंड तो होता हुआ दिखाई देगा ही देगा। यहाँ पर इसकी जो स्लोप रखी जाती है वो 1/20, ये कोडल गाइडलाइंस है इसके अंदर। ठीक है, आउटर पोर्शन को यहाँ पे हटा दिया जाता है, और ये कोन शेप बनता हुआ ही हम लोगों को दिखाई देता है। व्हील्स का मूवमेंट फ्री भी रखा गया, और इसके फ्री रखने के चलते जैसे कभी ये जो लेटरल मूवमेंट होगा, तो ये जितने भी जो यहाँ पर बेलास्टेड पोर्शन होते हैं, वो लेटरल मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में बेलास्टेड शोल्डर की जो रिक्वायरमेंट है, वो आउटर साइड ऑफ द कर्व्ड पोर्शन, वो हमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा बॉडी ऑलरेडी शिफ्टेड होता है। ठीक है, डायमीटर इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट एरिया कम हो चुका होता है स्लोप के चलते, तो कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि रेल सरफेस को दोनों साइड से यूज कर ले, तो उसके बाद में हम लोगों को कॉन्टेक्ट एरिया सिर्फ और सिर्फ इस स्लीपर के बेसिस पे ही बढ़ाया जा सकता है। तो स्लीपर को जो प्रोवाइड करते हैं, तो एक स्लोप दे दिया जाता है, 1/20 का स्लोप देते हैं, और जो ये अरेंजमेंट इस तरह से मिलता है, इसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, इनमें जो एक फोर्स है जो कि इसकी हेल्प करता है, जिसके बेसिस पर इस हम लोग कोन शेप इसको बनाने में कैपेबल होते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम लोग उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसके बेसिस पर इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का एक डायग्राम है जिसके साथ में हम लोग जितने भी जो टर्म्स होते हैं उनको रिलेट करते हैं। तो पहले इसका जो डायग्राम का विजुलाइजेशन है वो इस तरह से देख सकते हैं कि अ, दो रेल लाइंस है वो इस तरह से है, और एक ट्रेन का मूवमेंट कुछ ऐसा होना है। तो टॉप व्यू से देखने पर दो रेल लाइन तो इस तरह से दिखाई देंगे और एक हमें इस तरह से जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम
ठीक है। अब इसमें जो इनके नाम हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, कैसे हैं, उन्हें इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर जब ट्रेन्स का मूवमेंट होगा तो ट्रेन्स के मूवमेंट होने के लिए हम लोग ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसमें पहले ये चेक करते हैं कि गिवन कंडीशन या गिवन डायग्राम में क्या सच में हमारे लिए ट्रेन का मूवमेंट स्ट्रेट ट्रैक में होगा या कर्व ट्रैक में होगा। तो उसको इस डायग्राम से क्लियर है कि जैसे कि अगर दो फ्लैंजो व्हील्स की बात करें, यहाँ पर गैप है नहीं, तो गैप नहीं है तो उसके चलते ये वाला व्हील इस रेल के ऊपर आ चुका होगा और यहाँ गैप क्रिएट हो चुका है, तो व्हील्स इन दोनों के बीच में ट्रेवल करता जाएगा और यहाँ इस रेल के ऊपर। अब अगर ये अरेंजमेंट हो चुका है तो उससे होगा क्या कि इसके ऊपर एक व्हील है और यहाँ व्हील है, तो वो ऐसा पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये अरेंजमेंट दे रखा है तो ये ऑलमोस्ट कंपल्शन है व्हील्स के लिए कि उन्हें कर्व पाथ को ही फॉलो करना है। अगर उन्हें स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना होगा तो डेफिनेटली उस केस के अंदर अब हम लोगों को इन दोनों रेल्स की लोकेशन को चेंज करना होगा। और अगर इनकी लोकेशंस को चेंज करना है तो सबसे पहले ये वाला जो दोनों रेल है उनको लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट करें। 3 एक्सिस हो गया अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स और ये लेटरल। तो लेटरल डायरेक्शन में जैसे उनको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 0 होगा और इधर एक गैप क्रिएट होगा। ये गैप उतना ही होगा जितना यहाँ पर होगा, तो उस गैप का एक नाम दे देते हैं हम लोग थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, और थ्रो ऑफ स्विच के साथ में जो रेल मेंबर सेक्शन इस तरह से लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं वो है हमारे लिए टंग रेल। तो स्टेटमेंट ये बनेगा टंग रेल्स जो लेटरल डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ थ्रो ऑफ स्विच। अब वो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ गैप 0 है तो उसके चलते व्हील्स का मूवमेंट अब स्ट्रेट पाथ में होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट जो डिसाइड करना है दैट विल बी डिसाइडेड विद इन दिस अरेंजमेंट ओनली। तो इसके बेसिस पे इसका एक नाम दिया जाता है पॉइंट्स ऑफ स्विच। ठीक है, अब आप दूसरा देखना कि ये यहाँ से ट्रेन का मूवमेंट है, अगर हम लोग कहें कि इस तरह से कर्व्ड पाथ में जाएगा तो आउटर है तो उसका नाम दिया गया आउटर कर्व्ड लीड रेल। मतलब आउटर जो है जो कि कर्व्ड पोर्शन में दे रखा है व्हील्स को गाइड करते हुए यहाँ तक लेके गया, तो नाम दे दिया आउटर कर्व्ड लीड रेल। इसको बोलेंगे इनर कर्व्ड लीड रेल। अब इसी को अगर हमें स्ट्रेट पाथ में देना होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा फिर ये वाला कि आउटर स्ट्रेट लीड रेल और ये हो गया इनर स्ट्रेट लीड रेल। ठीक है, तो पहले हमारे पास में कर्व्ड रह गया और अब ये स्ट्रेट होगा। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उस केस के अंदर आउटर तो पहले से ही आ रहा था और इनर यहाँ पर आ गया, तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली क्रॉस करते हैं, उसके बेसिस पे इस लोकेशन का नाम रखा गया क्रॉसिंग। अब डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट चेक करते हैं। अगर पॉइंट्स ऑफ स्विच से क्रॉसिंग साइड अगर कोई ट्रेन जाती है तो वो डायरेक्शन होगी फेसिंग डायरेक्शन। सेम टाइम पर अगर कोई ट्रेन का मूवमेंट क्रॉसिंग से पॉइंट्स ऑफ स्विच की साइड में आएगा तो वो हो गया ट्रेलिंग डायरेक्शन। ठीक है, इसी में हमारे पास में रिजल्ट ये रह गया कि टंग रेल ये पॉइंट्स ऑफ स्विच पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल बीटा एंगल, इसको बोलेंगे हम लोग स्विच एंगल। और जब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्रॉसिंग पे जो एंगल फॉर्म हो गया उसका नाम रख दिया गया क्रॉसिंग एंगल। जब भी कभी जैसे व्हील्स की बात करें तो ये एक पिन पॉइंटेड एरिया है, पिन पॉइंटेड एरिया को नाम दिया गया थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग टीएनसी के साथ में। लेकिन इतना पता है कि जैसे व्हील्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो व्हील्स जब उस साइड से आए या कहीं से भी जाएं तो उसके लिए सरफेसेस देखो, इधर से यहाँ पर मूवमेंट हो या यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पिन पॉइंटेड एरिया मैन्युफैक्चर ऐसे ही करेंगे लेकिन पिन पॉइंटेड एरिया पे इंपैक्ट फोर्स आएंगे। इधर से यहाँ से भी देखोगे या इधर से मूवमेंट होगा तो इस पिन पॉइंटेड एरिया के ऊपर डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसी के चलते ये बनाते भले ही पिन पॉइंटेड एरिया कुछ टाइम के बाद में वो ब्लंट फेस बनता हुआ जाएगा, तो उसका नाम रखा गया एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग ANC। इस बेसिस पे इसका नाम दिया गया। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर जब हम लोग टंग रेल की बात करते हैं तो टंग रेल ये अपने आप में एक टेपर्ड फॉर्म में, टेपर्ड फॉर्म में देने का एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसको टेपर्ड फॉर्म में अगर होगा तो व्हील्स की शिफ्टिंग एक रेल से दूसरे रेल के ऊपर बहुत ग्रेजुअली हो जाता है। सपोज अगर हम लोगों ने ऐसा यहाँ पर इनको नहीं दिया होता और एकदम सडन इंक्रीमेंट वाला अगर कोई यहाँ पर अरेंजमेंट होता या फिर सडन एक तरह से यूं कह सकते हो कि ऐसा कोई अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे दे देते तो व्हील्स की शिफ्टिंग एक रेल से दूसरे रेल पे हो पाना पॉसिबल नहीं हो सकता था, उस केस में इंपैक्ट फोर्सेस लगते। तो ऐसा ना हो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया
कि टंग रेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट के बेसिस पे दिया जाता है। तो एक स्टेटमेंट ये बनता है कि टंग रेल सेक्शंस आर प्रोवाइडेड एज अ टेपर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में वो वाला अपना टोटल एरिया ग्रैब करता हुआ चला जाता है। टंग रेल के साथ में जो रेल यहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं स्टॉक रेल। एक अरेंजमेंट ये भी होता है कि टंग रेल सेक्शन यहाँ पर जैसे थ्रू आउट द डे मूवमेंट अगर यहाँ पे करते हैं, तो थ्रू आउट द डे मूवमेंट जब होने लगता है तो इनमें होता है ये कि या तो हम लोग दो मशीन्स के साथ में इनका अरेंजमेंट करें या एक मशीन के साथ, या और इनको साथ में कनेक्ट कर दें स्ट्रेचर बार के साथ। इसको स्ट्रेचर बार के साथ में कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि एक को गाइड करेंगे, दूसरा अपने आप में प्रॉपर्ली कनेक्ट होने के चलते वो इजीली वहां पे मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग जब भी कभी टंग रेल को प्रोवाइड करते हैं तो उनके साथ ये रॉड्स वगैरह के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि गेज डिस्टेंस एकदम मेंटेन रह सके वहां पर। पूरा असेंबली टंग रेल का एकदम थिनर मेंबर सेक्शंस होते हैं, टेपर्ड फॉर्म में होते हैं, थ्रू आउट द डे इनका मूवमेंट होता रहता है, तो इनकी लाइफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस तो है ही है, लेकिन सेम टाइम पर यहाँ पर कोशिश की जाती है कि टंग रेल के ऊपर जो लेसर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के अंदर ही इनकी शिफ्टिंग वहां पर अगर हमें करना होता है तो क्यों ना इनको एक ब्लैक ऑयल रख दिया जाता है, इनको लुब्रिकेट वगैरह किया जाता है, जिसके चलते इनकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और दूसरा कम टाइम में ये शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। लाइफ इस तरह से ज़्यादा नहीं, तो अगर हम लोगों ने इनको लुब्रिकेट नहीं किया और थोड़ा सा भी अगर रह जाता है तो उसके चलते जो हैवी इंपैक्ट फोर्स आएगा उनके टूटने के चांसेस और साथ में इनकी लाइफ वहां पर रिड्यूस होती हुई हमको दिखाई दे। ऐसा ना हो इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये वाले टेपर्ड फॉर्म में यहाँ पे दिए जाते हैं और लुब्रिकेटेड ऑयल के साथ में इनको रखा जाता है। तो स्टेटमेंट ये होता है कि टंग रेल जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ थ्रो ऑफ स्विच। टंग रेल आपस में कनेक्टेड होते हैं स्ट्रेचर बार के साथ में, टंग रेल जिस मेन रेल के साथ कनेक्ट होते हैं उसको नाम रखा जाता है स्टॉक रेल। इसी में हम लोग टंग रेल सेक्शन यहाँ पर आप जब मूवमेंट होने लगेगा तो यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर ये पूरी असेंबली होती है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग प्लेट्स, वहां इनको रखा जाता है, ठीक है। दूसरा एक रिजल्ट ये होता है कि जब व्हील्स का मूवमेंट होना है तो व्हील्स का मूवमेंट फ्री मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट जो कि हमने कुछ देर पहले रखा था कि इस लेटरल मूवमेंट फ्री होने के चलते डायमीटर वो अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेगा तब चेंज कर लेगा, लेकिन वही एक डिसएडवांटेज भी क्रिएट करता है कि अगर लेटरल मूवमेंट फ्री है तो वो कहीं पर भी अपनी डायरेक्शंस को चेंज करने में कैपेबल होगा, और एक बार अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया तो दोबारा से ओरिजिनल पाथ पे आ पाना उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, या फिर ये कहो कि वो ट्रेन के मूवमेंट को रोकने की कोशिश, तो उसके ऊपर इंपैक्ट फोर्सेस आते हैं। जब उसके ऊपर इंपैक्ट फोर्स आते हैं तो उन इंपैक्ट फोर्सेस के चलते वो स्ट्रेट ट्रैक पे आता तो है, बैलास्ट शोल्डर सारी हेल्प कर देगा, लेकिन ऐसे टाइम में वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इस तरह समझना, यहाँ पे दो प्रॉब्लमेटिक जोन है, एक हो गया ये टीएनसी थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और दूसरा टंग रेल। टीएनसी इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि दोनों साइड में हम लोगों ने गैप रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए ताकि व्हील्स का मूवमेंट दोनों साइड में हो सके। टंग रेल इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उसकी थिकनेस वहां पर कम होती है। तो उनके दो केस बनते हैं, दोनों केस इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट ट्रैक में जाते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास में तीन केसेस हो सकते हैं, या तो पूरा ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में जब जा रहा है तो या तो स्ट्रेट ही फॉलो करेगा, नहीं तो थोड़ा सा राइट हैंड अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तीनों ही केस को एक एक करके कैरी करते हैं। अगर सपोज हम लोग स्ट्रेट ट्रैक में जाते हैं, सपोज हम स्ट्रेट ट्रैक में जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी तरह से ये वाला क्रॉसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे अच्छा उससे पहले मूवमेंट करने से पहले ये तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा, ये थ्रो ऑफ स्विच यही अवेलेबल है, ठीक है। अगर सपोज राइट हैंड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्टेड होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इंपैक्ट फोर्स आएगा और कुछ टाइम के बाद में वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर जाएगा। थर्ड केस, अगर हम लोग कहते हैं कि व्हील्स लेटरल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, तो जब वो यहां से मूवमेंट करता हुआ जाएगा तो वो ऑलरेडी इस इनर स्टेट लीड रेल के साथ में कनेक्टेड है, यहां से वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, यहां पे गैप आ चुका है, और व्हील्स अगर इस गैप में चले गए तो डिरेलमेंट होने के चांसेस है। ऐसा ना हो इसी के लिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इस व्हील को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, दूसरे व्हील को इन दोनों रेल्स के बीच में ले जाते हैं, और अगर इनके बीच में ले गए तो ये वाला व्हील तो आपस में, ये व्हील तो ऑलरेडी अब स्ट्रेट हो चुका होगा और दूसरा व्हील इसी के साथ कनेक्टेड है, तो अब मजबूरी है कि ये भी स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता हो जाएगा। और अगर स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तो यहां से स्टेटमेंट बनता है कि जो रेल सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग के टाइम पे, फेसिंग से ट्रेलिंग के टाइम पे काम आती है, उसको हम लोग बोलते हैं चेक रेल। तो चेक रेल के लिए स्टेटमेंट इस तरह से तैयार होता है। दूसरा ये कि चेक रेल को ये टेपर्ड फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो एकदम ब्लंट फेस के लिए। टेपर्ड फॉर्म में रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी व्हील्स आएगा उसका इंपैक्ट फोर्स यहां जनरेट होता है, ठीक है।
तो एकदम अगर ब्लंट फेस होगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट फोर्स आएगा तो वापस से डिरेलमेंट होने के चांस है, क्योंकि वो हो सकता है इतना शिफ्टेड हो, ऐसा ना हो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन इस तरह से रख दिया जाता है। टेपर्ड फॉर्म होगा तो ग्रेजुअली वो एंटर करेगा और उसके बाद में वो स्ट्रेट होता हुआ दिखाएगा। सो दैट पर्टिकुलर टेपर्ड फॉर्म विच इज जस्ट प्रोवाइडेड फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फ्लैंज ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड एज अ फ्लेयर, उसे हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक का एक स्टेटमेंट तैयार होगा वो ये कि फेसिंग से ट्रेलिंग में आ रहे थे, क्रॉसिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमें चेक रेल की जरूरत थी और चेक रेल अपने आप में एक टेपर्ड फॉर्म में दिया गया। अब वापस से देखते हैं ट्रेलिंग से जब हम लोग इसको चेक करेंगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन के साथ में हम लोग जब देखेंगे तो वापस से वही तीन केस होंगे, या तो स्ट्रेट होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो स्ट्रेट ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस तरह से समझना कि सबसे पहले चलो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो पूरा लोड यहां पर कैरी होता हो जाएगा। लोड से डर नहीं है क्योंकि वो तो आसानी से कैरी हो जाएगा। यहां जाके वापस से गैप आता हो जाएगा, तो अगर व्हील्स ऑलरेडी शिफ्टेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इस गैप में आने के चांसेस है। ऐसा ना हो इसके लिए वापस से हेल्प कौन कर जाएगा यहाँ पे, चेक रेल। और ये वाला जो मेंबर सेक्शन है अगेन वो भी हमारे पास टेपर्ड रहेगा, तो वो फ्लेयर नाम दे दिया गया। थर्ड केस, व्हील्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है तो अब इस रेल के ऊपर मैक्सिमम लोड है जो आने वाला है, तो उस केस के अंदर चेक रेल वहां पे हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है तो उस केस में यहां पर ये विंग रेल होगा जो कि अपने आप में उसको स्ट्रेट अलाइनमेंट देता हुआ हम लोगों को चला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जब ट्रेलिंग से फेसिंग पे आ रहे हैं तब हमारे पास में यहां पर विंग रेल है जो कि हेल्प करता है। क्यों जरूरत है उसका, क्योंकि आगे चल के टंग रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है। टंग रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने के चलते वहां पे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो जिगजैग अरेंजमेंट है जो वहां पे होगा। ऐसा ना हो इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि यहां पर व्हील्स का मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में लेते हुए हम लोग चले जाएं। तो ये दो स्टेटमेंट तैयार हुए वो इस तरह से, जब ट्रेलिंग से फेसिंग पे आ रहे हैं तो ट्रेलिंग से फेसिंग के वक्त क्रॉसिंग के टाइम पर हम लोग चेक रेल की जरूरत है, और मतलब क्योंकि उस समय व्हील्स डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्टेड होंगे तो चेक रेल उनको स्ट्रेट कर देगा। सेम टाइम पे अगर व्हील्स अपवर्ड डायरेक्शन शिफ्टेड होंगे तो चेक रेल हेल्पफुल नहीं है। ऐसे कंडीशंस में हेल्पफुल सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा हमारे पास में, विंग रेल। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट जो इस तरह से तैयार हुए, वो लास्ट के दो स्टेटमेंट वापस से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। फेसिंग से ट्रेलिंग में जब जा रहे थे तो तीन केस थे, या तो स्ट्रेट पाथ चला जाएगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड है। स्ट्रेट पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपवर्ड जाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनवर्ड जाने पर ये वाला व्हील इस गैप में आ सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए व्हील को इन दोनों के बीच में लेके चले जाते हैं, और ये हमारे पास में कौन सा है, चेक रेल। ठीक है, ये टेपर सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि व्हील्स का एंट्री और एग्जिट बहुत स्मूथली होता हुआ चला जाए। इसके बाद में अगर हम लोग ट्रेलिंग टू फेसिंग आएंगे तो तीन मूवमेंट है। स्ट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपवर्ड जाने पर जो डाउनवर्ड जाएगा तो उस केस में वापस से यहाँ पे डिरेलमेंट ना हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने दिया चेक रेल। ठीक है, और अगर हमारे पास में व्हील्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो अब ये चेक रेल हेल्पफुल नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे हेल्पफुल कौन है, विंग रेल। और इनका अगेन स्टार्टिंग एंड पोर्शन टेपर्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेयर। अब एक इस तरह से स्टेटमेंट ऐसे बन गए, जब फेसिंग से ट्रेलिंग पे आ रहे हैं तो हमें चेक रेल काम आ रहा है, ट्रेलिंग से फेसिंग पे आ रहे हैं तो एक तो चेक रेल की जरूरत है और विंग रेल की जरूरत है। तो आप ऐसे देखना, पॉइंट्स ऑफ स्विच से क्रॉसिंग साइड आते हैं तो डायरेक्शन बनता है फेसिंग डायरेक्शन, क्रॉसिंग से पॉइंट्स ऑफ स्विच के साइड आएंगे तो ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ स्विच से क्रॉसिंग साइड ये भी कौन सा हो गया फिर, फेसिंग डायरेक्शन। और जब हम लोग क्रॉसिंग से पॉइंट्स ऑफ स्विच के साइड जाएंगे तो डायरेक्शन कौन सा हुआ, ट्रेलिंग डायरेक्शन। अब इसी में रिजल्ट रह गया कि जब फेसिंग से ट्रेलिंग पे आएंगे तो यहां पर एक रेल की जरूरत होगी, और वो रेल हो गया चेक रेल, और उसके साथ वाला जो रेल होगा वो होगा विंग रेल, और दोनों के स्टार्टिंग एंड पोर्शन ये हो गए फ्लेयर। ठीक है, अब इनमें इस पूरे डायग्राम के अंदर कुछ जैसे ये रेड कलर से मार्क पोर्शन है, ठीक है। इस डायग्राम में जो रेड पेन से मार्क पोर्शन है, अगर इसको हम लोग चेक करेंगे गौर से तो एक लाइन ये इस तरह से फील होगी कि यहाँ पर इम्पैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर इम्पैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डैमेज होने के चांसेस भी यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं इन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, तो उसमें हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये केमिस्ट्री के बेसिस पर
स्टील के अंदर अगर इम्पैक्ट फोर्सेस के लिए अगेंस्ट अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है तो उस केस में हम लोग मैग्नीज का कंटेंट है जो कि यहाँ पर बढ़ा देते हैं ताकि उसके बाद में हाई स्ट्रेंथ हमें मिलता हुआ इसमें दिखाई देता हुआ जाता है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स है जो इसमें यहाँ पे जनरेट होते हुए जाते हैं। तो दो जो हमारे पास में अभी तक स्टेटमेंट थे मैं उनको इस तरह से डिक्टेट करता हूँ। ये इनके टू द पॉइंट जो समरी है वो इस तरह से, फेसिंग डायरेक्शन से ट्रेलिंग डायरेक्शन पे आते हैं तो चेक रेल की जरूरत होती है क्रॉसिंग पर। ट्रेलिंग डायरेक्शन से फेसिंग डायरेक्शन पे आते हैं तो चेक रेल की जरूरत क्रॉसिंग पर और विंग रेल की जरूरत होती है टंग रेल पर। ठीक है, अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम में एक चीज और है कि अगर ट्रेन्स का मूवमेंट हम करते हैं जो करंट कंडीशन है अगर उन्हीं के बेसिस पे चेक करें तो डेफिनेटली ट्रेन्स का मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और स्ट्रेट ट्रैक। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो कंडीशन ऐसी गिवन है इसके चलते ट्रेन का मूवमेंट कर्व में ही होने वाला है। दूसरा जो ओरिएंटेशन डिसाइड होता है वो ओरिएंटेशन डिसाइड होता है सिर्फ पॉइंट्स ऑफ स्विच या फेसिंग डायरेक्शन के बेसिस पे। तो वहां से जब देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आता हुआ हमको दिखाई देता है। इसी के चलते इसका एक नाम दिया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड टर्न आउट इस बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसके जितने पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से रिलेट करते हैं। सबसे पहले ये पर्टिकुलर सेगमेंट पॉइंट्स ऑफ स्विच जिसमें ट्रेन्स का मूवमेंट डिसाइड होता है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ पॉइंट्स ऑफ स्विच। उसको डिसाइड करने के लिए दो रेल्स हेल्पफुल होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग टंग रेल। टंग रेल जिस डिस्टेंस को लेटरल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसे बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। टंग रेल्स आपस में कनेक्टेड है स्ट्रेचर बार के साथ। टंग रेल्स जो एंगल बनाते हैं स्टॉक रेल के साथ उसे बोलते हैं स्विच एंगल। ठीक है, यहां से ट्रेन का जो मूवमेंट होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो क्रॉस करने लगे तो उसका नाम रखा जाता है क्रॉसिंग। आउटर कर्व लीड रेल और इनर स्ट्रेट लीड रेल दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस पॉइंट पे क्रॉस होता है और जो एंगल फॉर्म होता है वो बन जाता है क्रॉसिंग एंगल। पिन पॉइंटेड एरिया होगा, शार्प नोज के शार्प होता है तो उसका नाम रखा जाता है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। कुछ टाइम के बाद में इंपैक्ट फोर्सेस के चलते वो ब्लंट फेस बनता है तो उसका नाम रखते हैं हम लोग एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पर ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए यहाँ पे जब हम लोग फेसिंग डायरेक्शन से ट्रेलिंग डायरेक्शन में आते हैं तो हम लोगों को चेक रेल की जरूरत होती है क्रॉसिंग के टाइम पे, नहीं तो व्हील्स यहाँ पे डिरेल होता हुआ दिखाई देगा। जब हम लोग ट्रेलिंग से फेसिंग पे आते हैं तो वापस से डिरेलमेंट ना हो जाए तो चेक रेल हेल्पफुल होता है। और जब हम लोगों को टंग रेल मतलब यहाँ पे जाके जो जिगजैग आएगा अगर इसको नहीं देते हैं तो
तो ऐसा जिगजैग मूवमेंट ना हो उसके लिए विंग रेल यहाँ पे दिया जाता है। इनके स्टार्टिंग एंड एंड पोर्शन को हम लोग टेपर्ड बनाते हैं और उनका नाम रखा जाता है फ्लेयर। ये रेड पेन से मार्क जितना भी पोर्शन है, ये अपने आप में जो रेड पेन से मार्क होगा, इसको हम जब स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होती है तो इसको मैग्नीज से हम लोग बनाया जाता है, इम्पैक्ट फोर्सेस वगैरह को कैरी करते हैं। टंग रेल्स की पूरी असेंबली स्लाइडिंग प्लेट्स के ऊपर होती है, जिसके चलते ये लेटरल मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स और रहते हैं। वो रिजल्ट्स इस तरह से, टंग रेल्स का बेसिक पर्पस क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि टंग रेल्स को हमने प्रोवाइड ही सिर्फ इसलिए किया था कि जिसके चलते यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट को चेंज कर दे। ठीक है, अब वो यहां से चेंज करना स्टार्ट करती हुई जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में यहाँ पे जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा मेन रेल और स्टॉक रेल के बीच में, तो अब वो व्हील का लोड को कैरी करने में ये कैपेबल होनी चाहिए। और ये व्हील लोड को अगर ये कैरी करने में कैपेबल होगी तो उस केस में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और स्टॉक रेल का क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम आइडेंटिकल होगा। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया आइडेंटिकल होने लगा तो टंग रेल अपनी आइडेंटिटी को खो देती है, और जिस जगह ऐसे आइडेंटिटी खत्म होती है उसी जगह ये तब होगा तब जब डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके बेसिस पर यहां पर एक ब्लॉक रखा जाता है। ठीक है, वो इस तरह से हम लोग एक ब्लॉक है जिसको प्रोवाइड करते हैं। इस ब्लॉक को बोलते हैं हील ब्लॉक, या फिर इसे बोला जाता है डिस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, हील ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि टंगरेल की आइडेंटिटी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जाके वो खत्म होती है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ हील ब्लॉक। ठीक है, हील ऑफ टंगरेल इसे बोलते हैं टो ऑफ टंगरेल। अब इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अगर हम लोग चेक करें तो यहां पर भी कुछ डिस्टेंसेस वगैरह सब मार्क किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात करें। अगर स्ट्रेट ट्रैक की बात करते हैं तो व्हील्स का जो मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में होने वाला है तो वो इन रेल्स के बीच में या इन सरफेसेस के बीच में होता हुआ हमें दिखाई देता है। सेम इसी टाइम पर अगर हम लोगों को कर्व्ड पाथ में फॉलो करना है तो वो यहां पर होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, वो इनर सरफेस या गेज फेसेस के बेसिस पर इसको हम लोग जज करते हैं। तो अब जो डिस्टेंसेस लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हील ब्लॉक, वो डिस्टेंस कैसे लिखना है तो उन्हें चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो डिस्टेंस ये कि सेकंड एंड फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर एक्चुअली में व्हील्स रन करेंगे। यहां पर ये ध्यान जरूर देना होता है कि दोनों पे साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता है, ऑफ कोर्स सी बात है, तो एक टाइम में एक ही पे होगा, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेसेस या तो सेकंड पे आएंगे या फोर्थ पे आएंगे, तो उसके बेसिस पर जो डिस्टेंस यहां पर मिली होगी वो हील ब्लॉक पे मिला है तो उसका एक नाम रख दिया जाता है हील हील डाइवर्जेंस, या उसको बोलते हैं हील क्लियरेंस, जो इस जगह पर यहां पर हमको मिलता हुआ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोप ऑफ टंगरेल। ठीक है, और यहां पर हो गया हमारे लिए हील डाइवर्जेंस। अब इसी के एक डायग्राम को अगर मैं यहां से चेक करूं, ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर उससे मैच करते हैं तो इस साइड से जब वो डायग्राम चेक किया जाएगा तो उस केस के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो स्ट्रेसेस हमको मिलेंगी सेकंड एंड फोर्थ के लिए। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में अगर हम मेजर करें तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे हील डाइवर्जेंस, या फिर इसे ही बोला जाता है
हील क्लियरेंस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये तो हो गया जो स्ट्रेस सर्किल के बेसिस पे मिला होगा, लेकिन व्हील्स का फ्लैंज ऑफ वीसी इतना ज्यादा नहीं होता, 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच का ही होता है और आगे चल के तो कम होता हो जाता है। हील ब्लॉक पे सारी कैलकुलेशन है जिसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्लैंज ऑफ व्हील्स का मूवमेंट इस एडजेसेंट फेस पे यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी जो इस तरह से यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, इस डिस्टेंस का नाम रखा जाता है फ्लैंजवे क्लियरेंस। ठीक है, यहां पर जो हाइट ऑफ द हील ब्लॉक है उसके 3 सेगमेंट बनते हैं, या तो अप टू द रेल सरफेस, या अबव द रेल सरफेस, या बिलो द रेल सरफेस, जो कि डायग्राम में अप टू द रेल सरफेस, और अगर उससे ऊपर जाता है तो ये वाला फ्लैंज इस हील ब्लॉक को डैमेज करने में कैपेबल होता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए यहां पर हम लोग एक क्लियरेंस छोड़ते हैं, तो उसके लिए इसका नाम रखा जाता है, ये फ्लैंज के बेसिस पे ये अपने आप में डिसाइड होती है, तो इसको बोलते हैं फ्लैंज वे डेप्थ। ठीक है, तो ये 3 आंसर थे वो इस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास में स्ट्रेस सर्किल से जब देखेंगे तो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस हो गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस। अगर हम लोग एडजेसेंट फेस पे जो फ्लैंज का मूवमेंट होगा उससे जो डिस्टेंस मिलेगी उसको बोलेंगे फ्लैंज वे क्लियरेंस, और जब अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे फ्लैंज वे डेप्थ, जो इस तरह से यहाँ पे मिलता गया। इसी डायग्राम में अगर हम लोग चेक करें तो चेक रेल और मेन रेल के बीच की अगर बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कभी भी यहाँ पर जो डिस्टेंस जो मिलेगी जिसको हम लोग एक्चुअली में डिसाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्ट्रेस सर्किल नहीं बन सकता, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी डेफिनेटली वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी फिर, फ्लैंज वे क्लियरेंस। ठीक है, और अगर हम लोग विंग रेल और मेन रेल की बात करें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी अपने आप में क्या होगी, फ्लैंज वे क्लियरेंस, क्योंकि जहां स्ट्रेस सर्किल नहीं है और जिसके बेसिस पे वो डिस्टेंस मिली है वही डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं, तो वो यहां पर हो गया फ्लैंज वे क्लियरेंस। इस टॉपिक को इस तरह से देखना कि सबसे पहले टंगरेल सेक्शन यहां से स्टार्ट होगा। टंगरेल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और वहां जहां से टंगरेल स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं टो ऑफ टंगरेल। यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता हो जाएगा, और एक जगह जाके जब टंगरेल और स्टॉक रेल के बीच में जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टंगरेल अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। आइडेंटिटी मतलब जिसके लिए उसको प्रोवाइड किया था, तो प्रोवाइड किया गया था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट को चेंज करने के लिए। यहां जाके उसकी आइडेंटिटी खत्म होती है, जहां आइडेंटिटी खत्म होगी तो उस जगह जो हम लोग ब्लॉक देते हैं हील ऑफ टंगरेल पे, तो उसको बोलते हैं हील ब्लॉक, या फिर उसका नाम रखा जाता है डिस्टेंस ब्लॉक। ये 1 2 3 4 4 हो गए हमारे पास में। ठीक है, अब इनमें बस इतना सा रिजल्ट रहता है कि इन चारों में से स्ट्रेस सर्किल बनता है सेकंड पे या फोर्थ पे, अगर स्ट्रेट पे जाएगा तो सेकंड पे होगा और कर्व में जाएगा तो फोर्थ पे होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस। ठीक है, अब इस डायग्राम को इस साइड से जब देखोगे तो डायग्राम इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस डायग्राम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया स्टॉक रेल एंड टंगरेल दोनों का ही सेम है, तो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस हो गया दैट डिस्टेंस इज हिल डाइवर्जेंस और हिल क्लियरेंस। इन्हीं में अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैंज का मूवमेंट जो होगा तो एडजेसेंट फेस को डैमेज ना कर दे, इतना हम लोगों को गैप रखना होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। ठीक है, अगर हम लोगों को इस हील ब्लॉक को बचाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप या मार्जिन छोड़ना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे डेप्थ। ठीक है, ये हील ब्लॉक के लिए इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो रहते हैं।